ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला पाठ है। और ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। फिर चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। समय की मांग है संसदीय मर्यादा का पालन। ये हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष साहब है ना, ओम बिरला साहब के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह के जितने भी आर्टिकल आप लोगों को मिला करें, जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, ठीक है। और विश्लेषण करने की आप क्षमता यहाँ से मिलती है, आपको विकसित होती है। विधायी निकायों को पर्यवेक्षण, विधि निर्माण एवं वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इस तथ्य के दृष्टिगत कि भारत में दशकों से एक कार्यशील और मजबूत संसदीय लोकतंत्र है, विधायिका में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना और महत्वपूर्ण हो गया है। यदि सदन में व्यवधान नियमित घटना बन जाए तो इससे न केवल करदाताओं के पैसे की भारी बर्बादी होती है, बल्कि हमारे संस्थानों की नकारात्मक छवि भी बनती है, और जिसके चलते लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास घट सकता है। विधायिका में अनुशासन और शिष्टाचार का अभाव हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देश में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का शीर्ष निकाय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने विधानमंडलों में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। और इसने रचनात्मक विमर्श और संवाद के जरिए विधानमंडलों के समक्ष समस्याओं के समाधान निकाले हैं, और जिनमें अनुशासन और मर्यादा का भी मुद्दा शामिल है। एक शताब्दी से अधिक की अपनी यात्रा के दौरान इस सम्मेलन द्वारा विधानमंडलों में मर्यादा और गरिमा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विमर्श हुआ है। और नवंबर 2001 में हुए सम्मेलन में संसद और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में अनुशासन और शिष्टाचार विषय पर गहन चर्चा हुई है। और उसमें इस विषय पर सर्वसम्मति से एक संकल्प और आचार संहिता स्वीकार की गई। एआईपीओसी के प्रयासों के फलस्वरूप एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया गया, जो 2015 से लोकसभा की स्थायी समिति बन गई। और इसकी सिफारिशों का सदस्यों के आचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संसदीय मर्यादा के अंतर्गत कुछ नियम, पार्टियां और शिष्टाचार शामिल हैं, और जिनका पालन सदस्यों को विधायी सदन में करना होता है। और सार्थक विचार विमर्श और निर्णय लेने हेतु अन्य अनुकूल परिवेश बनाने के लिए आवश्यक है। और संसदीय शिष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं जिन्हें लेकर आप देखिए सभी पक्षों की सहमति है, जैसे अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान का प्रदर्शन, अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन, और सदन में आप देखते हैं कि चर्चाधीन विषयों पर संगत भाषण, सदन में अनुशासित आचरण, अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान न डालना, सदन के अंदर शोर न करना, और सदन में आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न करना, और सदस्य का आचरण शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह निर्धारित करने की शक्ति सभा के पास होती है, और कि क्या किसी सदस्य ने अशोभनीय व्यवहार किया है या कोई ऐसा व्यवहार किया है जो एक संसद सदस्य के लिए अनुचित है। सभा में सदस्यों के गरिमापूर्ण और मर्यादित आचरण को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में कई प्राविधान है। सदस्यों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे संसद और उसके सदस्यों की गरिमा बढ़े। और देखिए, आप देखते हैं कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें वो हमारे लिए नियम बनाते हैं, और अगर आप देखते हैं कि वो मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभा में आप देखते हैं कि सदस्यों के गरिमापूर्ण और मर्यादित आचरण को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में कई प्रावधान है। सदस्यों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे संसद और उसके सदस्यों की क्या बढ़े, गरिमा। इस लाइन को याद रखेगा। सदस्यों का आचरण संसदीय परंपराओं या फिर उन मानकों के विपरीत ना हो जिनकी संसद सदस्यों से अपेक्षा की जाती है। संसदीय विशेषाधिकार सदस्यों को बिना किसी भय या व्यवधान के सदन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। संविधान प्रदत्त संसदीय विशेषाधिकार अमूल्य हैं, और इसलिए सदस्यों को सदन में इनका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि ताकि सदन के समय का सार्थक उपयोग हो और सदन के माध्यम से लोकहित के अधिकतम कार्य प्रभावी रूप से किया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष और व्यवस्थित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा चर्चा के दौरान सभी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं। अध्यक्ष न केवल सभा की बैठकों का संचालन करता है और उस पर समुचित नियम, पार्टियों, परंपराओं और एक स्वस्थ संसदीय संस्कृति विकसित करने की जिम्मेदारी भी होती है।
और उसके व्यापक उत्तरदायित्व को देखते हुए लोकसभा द्वारा अध्यक्ष को नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। और देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है और लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण दायित्व है और इसके लिए उसे नियमों और परंपराओं के तहत पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब कोई सदस्य अनुचित या फिर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो अध्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है और सदस्य से उस टिप्पणी को वापस करने के लिए कह सकता है या फिर वाद विवाद के दौरान प्रयुक्त किए गए किन्हीं अपमानजनक या अभद्र शब्दों को हटाने का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष अनुचित आचरण करने वाले किसी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश भी दे सकता है। यदि सदस्य अध्यक्ष पीठ की अवहेलना करता है तो सभा की कार्रवाई में लगातार व्यवधान उत्पन्न करके घोर अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है। सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सदस्य अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का अनुसरण करे और आसन पर बैठने के पश्चात अध्यक्ष किसी दल विशेष या फिर विचारधारा विशेष का नहीं होता है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र का निष्पक्ष प्रहरी होता है और संसदीय संस्थाओं की उच्च मर्यादा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सदस्य किसी भी परिस्थिति में अध्यक्ष के प्राधिकार पर प्रश्न ना उठाए और उसके निर्देश का अवहेलना ना करे। विधानमंडल परिसर के अंदर उत्पन्न सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है और विधायिका के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य अध्यक्ष के आदेश का पालन करें और सदस्यों को अध्यक्ष को एक व्यक्ति के रूप में ना देखते हुए एक संस्था के रूप में देखना चाहिए जो संसद के विशेषाधिकार एवं शक्तियों का प्रतीक है। सदस्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि नागरिकों द्वारा संसद सदस्यों को आदर्श माना जाता है, इसलिए विधायिका के सदस्यों का आचरण गरिमापूर्ण, अनुशासित, अनुकरणीय और दोष रहित होना चाहिए। प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए संविधान की भावना से संसद के सदनों में आचरण के उच्च मानक बनाए रखना अनिवार्य है। लेखक लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपको बताया ना। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। ये आप देखते हैं कि ओम बिरला के अपने विचार हैं। संकट में बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व। एक आप देखें, हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान और बांग्लादेश। 1947 में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। फिर आप देखते हैं कि 1971 में ये आजाद हो गया था पाकिस्तान से अलग करके। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां जिस तरह अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं, बौद्धों आदि पर हमले बढ़ गए और उससे उनकी सुरक्षा फिर से खतरे में पड़ गई है। वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नए नहीं है। कट्टरपंथियों के अत्याचार से नम शूद्रों को बचाने के लिए ही हरिचंद्र ठाकुर ने 19वीं सदी के मध्य में फरीदपुर, तत्कालीन पूर्वी बंगाल में मतुआ पंथ की स्थापना की थी। मतुआ यानी कि जो मानवतावादी मत वाले हैं। कट्टरपंथियों के अत्याचार से बचने के लिए गुरुचंद्र ठाकुर के पुत्र प्रथम रंजन विश्वास 1948 में बंगाल के वनगांव आ गए थे। उन्होंने बंगाल में मतुआ धर्म महासंघ को संगठित किया और मतुआ धर्म महासंघ बंगाल में अपने 1.5 करोड़ अनुयायियों के साथ आज भी नमशूद्र शरणार्थियों के लिए संघर्षरत थे। विभाजन के समय कट्टरपंथियों के अत्याचार रोकने के लिए ही जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान सरकार में शामिल हुए। जब पाकिस्तान में कानून एवं श्रम मंत्री बनने के बाद भी वह अत्याचार नहीं रोक पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 9 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को भेजे त्यागपत्र में मंडल ने लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के जैसे हमले बढ़ते जा रहे हैं, उससे उनका मंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं है। और उन्होंने यह भी लिखा था कि देश विभाजन के बाद 50 लाख हिंदू पलायन करने को विवश हुए हैं। हिंदुओं का पलायन उसके बाद भी थमा नहीं है। बांग्लादेशी साहित्यकार सलाम आजाद ने अपनी पुस्तक बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हिंदू में लिखा कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार से तंग आकर 1974 से 1991 के बीच रोज औसतन 475 लोग यानी कि हर साल 1,73,375 हिंदू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने को बाध्य हुए हैं। यदि उनका पलायन नहीं होता तो आज बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की आबादी 3.25 करोड़ होती। सांप्रदायिक उत्पीड़न, सांप्रदायिक हमले, नौकरियों में भेदभाव, दमनकारी शत्रु अर्पित संपत्ति कानून और देवोत्तर संपत्ति पर कब्जे ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कहीं का नहीं छोड़ा है। सलाम आजाद ने लिखा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पास 3 ही रास्ते हैं, या तो वे आत्महत्या कर लें, या फिर मतांतरण कर मुसलमान बन जाएं, या फिर पलायन कर जाएं। सलाम आजाद ने अपनी कृति शर्मनाक में लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के पिता के सामने बेटी के साथ और मां बेटी को पास रखकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्मियों की पाशविकता से 7 साल की बच्ची से लेकर 8 साल की वृद्धा तक को मुक्ति नहीं मिली। बांग्लादेश से हिंदुओं को नेस्तनाबूद कर वहां उग्र इस्लामी और तालिबानी राजसत्ता कायम करने के मकसद से हिंदुओं पर चौतरफा अत्याचार किया गया।
सलाम आजाद ने जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार का सवाल उठाया तो उन्होंने उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया और उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ा। शेख हसीना की सरकार बनने पर भी वह अपने देश लौट सके। तस्लीमा नसरीन तो शेख हसीना के शासनकाल में भी अपने देश नहीं लौट सके। तस्लीमा का उपन्यास लज्जा 3 दशक पहले प्रकाशित हुआ था और कट्टरपंथियों ने उनकी मौत का फतवा जारी कर दिया। तस्लीमा आज भी अपने उस देश की कुशलता की कामना करते हैं जो 1971 में बना। वर्ष 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय पाकिस्तान सेना के अखत अत्याचार का परिणाम था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने यह साबित किया कि मजहब के आधार पर राष्ट्र राज्य के निर्माण का सिद्धांत निरर्थक है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति इस सिद्धांत के मूल में थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल निकाला था और उसके माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को गैर इस्लामिक परंपरा त्यागने को कहा। उन्होंने लिखा कि यदि मजहब के कारण लड़ाइयां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि मजहब के अनुयायियों ने उसे समझने में गलती की है। स्वामी विवेकानंद सभी पंथों के एक ही परम तत्व सागर में विलीन होने की बात करते थे, पर उनके अलग अस्तित्व के विरोध में नहीं थे। वह कहते थे कि हम सभी उपासना पद्धतियों को महज सहन करने के पक्ष में नहीं है और अपितु हम आप देखिए उन सभी को सच्चा मानते हैं। काश यह मजहबी कट्टरपंथियों को समझ में आता और काश बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने मुक्ति संग्राम से ही सबक लेते कि किसी देश के बहुसंख्यक द्वारा अपने अल्पसंख्यक के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किए जाने पर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। और यह सीख बांग्लादेश के बहुसंख्यकों ने बरती होती तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में आमार सोनार बंगला आज सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा होता और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अल्पसंख्यक ना मिले और कहीं धार्मिक अल्पसंख्यक मिलेंगे, कहीं भाषाई, कहीं जातीय। सवाल है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कहाँ जाए। बांग्लादेश लेखक कपिल कृष्ण ठाकुर के उपन्यास उजान तलीर उपकथा में एक गीत का हिंदी भावार्थ स्वाधीन देश में मजहबी कट्टरता के कारण लोग पलायन करें, ऐसा सुना है क्या। और बांग्लादेश में कभी 20% से अधिक हिंदू थे, आज उनकी संख्या 7 से 8% रह गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी ताकतों की भागीदारी के साथ देखते हुए वहां हिंदुओं का भविष्य और अधिक सरा नजर आने लगा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मजहबी कट्टरता सबसे पहले लोकतंत्र की को ली जाती है। लेखक महात्मा गांधी की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रोफेसर है, इनका नाम है कृपा शंकर चौबे। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये ऊर्जा ईश्वर से प्रेम। समय बहुत बहुमूल्य है, इसलिए ना अपना समय व्यर्थ करें ना दूसरों का। जो समय के मूल्य से परिचित हैं वे क्षण भर भी इसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। हमें परमात्मा ने दुर्लभ मानव जीवन प्रदान किया है। अगर मानव जीवन का मूल्य ना समझें तो इससे परमात्मा का क्या दोष है। यह जीवन अभी और कुछ ही क्षणों के पश्चात नहीं भी, कब कौन किस पल इस धरती से अलविदा हो जाएगा, कब किसका किस समय बुलावा आ जाए, कोई नहीं, कौन जानता है। चंद पलों का ही तो मानव जीवन है। क्या परमात्मा ने मनुष्य को 84 लाख योनियों में इतनी सर्वश्रेष्ठ योनि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए प्रदान की है। परमात्मा ने मनुष्य को जीतने के लिए निःशुल्क प्राणवायु, प्रकाश और जल प्रदान किए हैं। साफ है कि ऐसा जीवन परमात्मा ने सिर्फ प्रजनन, माया, मोह, लोभ, लालसा, लिप्सा, भोग विलास का वासना, कामना, विषयासक्ति, संसारिकता एवं भौतिकता के लिए नहीं प्रदान किया है। वास्तव में मनुष्य योनि इस संसार में परमात्मा का दूजा रूप है। हम सकल ये आप देखते हैं कि परमात्मा की तरह सभी क्षमताओं मानव के अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं और सिर्फ आप देखें इसे पहचानने एवं विकसित करने की देर है। परमात्मा ने जो सृष्टि रची है इस विश्व उद्यान रूपी बगीचे के कुशल माली की भूमिका के निर्वहन के लिए हमें नियुक्त किया है ताकि यह विश्व उद्यान रूपी बगीचा सूखे नहीं, सदा हरियाली संपन्न रहे। हालांकि मनुष्य संसार में समय सांसारिक विषय वस्तुओं से प्रेम करने में ही निरर्थक व्यतीत कर देता है, कुछ शाश्वत अर्जित नहीं कर पाता है। आया था मनुष्य संसार में परमात्मा से प्रेम प्रभु का काम करने के लिए, लेकिन जीवन का पूरा समय संसार, माया, मोह, विषय वासना से प्रेम करने में व्यतीत करके अलविदा हो जाता है और दुर्लभ मानव जीवन को कलंकित कर देता है। ऐसी नासमझी मानव जीवन के लिए लाभप्रद नहीं है, मुक्ति में बाधक और अति निंदा योग्य है। ये आप देखिए सरकार का सही कदम ये क्या है। मोदी सरकार ने बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के साथ बाद विपक्ष की मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का जो फैसला लिया वह इस दृष्टि से सही कदम है
क्योंकि आप देखिए समिति में उस पर विस्तार से और संभवतः दलगत राजनीति से उठकर विचार हो सकेगा। और इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन फानन पारित करा लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी है। ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयकों के संसद से पारित होने और उनके कानून में परिवर्तन हो जाने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि उन पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। ऐसे कुछ कानूनों को लेकर जनता को बरगलाने का भी काम किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए और फिर कृषि संबंधी 3 कानून को लेकर विपक्ष ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह जनता को गुमराह किया। और आप देखना है कि शीघ्र गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह विचार करती है, वह कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं। चूंकि ऐसी समितियों की बैठकें सार्वजनिक रूप से नहीं होती हैं, इसलिए उनमें विचार विमर्श कहीं अधिक गंभीर तरीके से होता है। प्रश्न यह है कि ऐसा ही विचार विमर्श लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही का टीवी पर सीधा प्रसारण होता है। आमतौर पर सांसद किसी विषय पर कोई सार्थक सुझाव देने के बजाय अपने क्षेत्र की जनता और समर्थकों को कोई राजनीतिक संदेश देना ज्यादा जरूरी समझते हैं। और माना यह गया है कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसदीय कार्यवाही की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन अभी तक का अनुभव यही बताता है कि जब से विधानमंडलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने लगा, तब से विधायी सदनों में सार्थक चर्चा के स्थान पर हंगामा अधिक होने लगा है। और इसकी सराहना नहीं की जा सकती कि वक्फ संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पेश होते ही विपक्षी दलों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और उसकी ओर से यह घिसा पेटा तर्क भी दिया गया कि सरकार मुस्लिम समाज के हितों की अनदेखी कर रही है। ऐसे तर्क इसलिए हास्यास्पद हैं क्योंकि सच यह है कि वक्फ बोर्ड अरबों रुपए की संपत्तियों के स्वामी होने के बावजूद मुस्लिम समाज की भलाई के लिए कोई ठोस नहीं कर पा रहा है। और इसके बाद भी विपक्ष सुधार की एक सही पहल पर मुस्लिम समाज के मन में भय का भूत खड़ा करना चाहता है। और यह वोट बैंक की सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। एक और यहाँ बात बता दूं, देखिए संसद है, जब कोई कानून बनाना होता है तो लोकसभा राज्यसभा में आपका प्रस्ताव आता है, वहां चर्चा होती है, फिर आप देखते हैं राष्ट्रपति की सहमति मिलती है और वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून आए हुए थे। पहले अध्यादेश के रूप में आए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति है ना, और फिर आप देखते हैं वो कानून बने और बाद में किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, उसे वापस लेना पड़ा। अब आप खुद सोच के देखिए, बड़ी बहस तो हुई होती संसद में, उसमें विपक्ष के शामिल रहते, सत्ता पक्ष के शामिल रहते, किसान जो संगठन है उनसे सुझाव मांगे जाते, और अगर कानून बनाए जाते तो मुझे लगता है कि इतने किसानों की एक तरह से हत्या कहिए आप लोग, इतने किसानों की मौत ना होती और इतना लंबा आंदोलन ना चलता, लोगों को परेशान भी ना होना पड़ता। तो बहस के लिए यही आप देखते हैं कि बनाई गई संसद, और किस लिए बनाई गई। लेकिन वहां कहाँ होता है, एक पक्ष आप देखते हैं उसकी अच्छाई देखता है, दूसरा पक्ष उसमें बुराई देखता है। भैया कुछ चिंताएं होती हैं तो उन चिंताओं का समाधान भी कर लीजिए बैठ के। नशे के विरुद्ध अभियान की बात हो रही है, ये पंजाब की बात हो रही है। देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, पंजाब वैसे भी चर्चा में बना रहता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखें तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। ये आप देखिए, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पंजाब के लिए नासूर बन चुके नशे के विरुद्ध पंजाब पुलिस लगातार अभियान चला रही है और यह अच्छी बात है कि उच्च अधिकारी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश भर में बड़े स्तर पर नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया और इसमें बड़े पुलिस अधिकारी स्वयं भी शामिल हुए। पुलिस की विभिन्न टीमों ने अभियान के दौरान 61 FIR दर्ज करने के साथ ही 82 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि नशीले पदार्थों की कोई बड़ी बरामदगी नहीं हो सकी है। पुलिस के व्यापक प्रयासों के बाद भी यह चिंता का विषय है। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं रुक रही और प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से आए दिन युवाओं की ओर से नशे के सेवन की तस्वीर सामने आती रहती है। लगभग प्रतिदिन ही ये नशीले पदार्थों के सेवन से किसी न किसी की जान जा रही है। प्रदेश में आप देखिए, ना जाने कितने घर नशे के कारण उजड़ चुके हैं। यह अच्छी बात है कि पुलिस नशे को रोकने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, लेकिन आप देखते हैं कि इस बात की भी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है कि इतने प्रयासों के बाद भी आखिर हर गली मोहल्ले, गांव गली में नशीले पदार्थ कैसे सुलभ हैं। इस आशंका ने इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप देखिए, पुलिस विभाग के ही कुछ कर्मचारी तस्करों से मिले हुए हैं अथवा इन्हें किसी प्रकार का सियासी संरक्षण मिल रहा है।
गहराई से आप देखते हैं कि जांच कर इसका पर्दाफाश करना चाहिए और विभाग में भी काली भेड़ों की सफाई के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए और चौतरफा प्रयासों से ही नशे के विरुद्ध अभियान सफल हो सकता है। ट्रंप और कमला के बीच रोचक मुकाबला। ये आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। राजनीति में कब और कहां नए अध्याय या घटनाक्रम जुड़ जाएं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब केवल 3 महीने शेष हैं। हाल ही कुछ घटनाओं ने वहां की चुनावी परिदृश्य को बदल दिया। गत दिनों डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुए हमले की तस्वीरों ने विश्व भर में उनके प्रति सहानुभूति जगाई और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव प्रचार एक पल के लिए एक लिए रुकता नजर आया। ट्रंप की छवि एक हीरो की तरह उभरने लगी है और उनके फाइट 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 के नारे लोगों की जुबान और कपड़ों पर छा गए। और इस तरह चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि आगामी चुनाव एक तरफा हो सकता है और राजनीति को अक्सर सहमत का खेल कहा जाता है। अमेरिका में यह सच साबित प्रतीत हो रहा है। जो बाइडेन द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने और कमला हैरिस का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करने से अमेरिका में चुनावी परिदृश्य बदलने लगा है। कमला हैरिस की उम्मीदवारी ने चुनाव को रोचक बना दिया और अब अमेरिका का चुनावी दृश्य पूरी तरह से बदल गया है। चुनावी संघर्ष फिर से बराबरी पर आ गया है। ट्रंप द्वारा कमला हैरिस पर की जा रही नस्लीय टिप्पणी की न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व में आलोचना भी हो रही है और निसंदेह अमेरिका जैसे विकसित और विविधतापूर्ण सोच वाले देश में एक पूर्व राष्ट्रपति या भावी उम्मीदवार ने ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे भी किसी को भी चुनाव प्रचार में या अन्य किसी भी कारण से किसी की पहचान पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। ट्रंप इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि उन्होंने कभी एशियन अमेरिकन विरासत पर बल दिया था। यह सत्य है कि कमला हैरिस की जड़ें भारत और जमैका से हैं। इससे यह साफ दिख रहा है कि ट्रंप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मात्र एक पखवाड़े में ही उन्होंने चुनावी हवा का रुख अपने खिलाफ कर लिया है। अमेरिका में ट्रंप की नस्लीय टिप्पणी चुनावी मुद्दे के रूप में उभर रही है। बाइडेन के चुनावी दौर से हटने को वह तख्तापलट कह रहे हैं। कमला हैरिस के बारे में यह तक कहने से नहीं चूकते हैं कि वह अमेरिका में अपराध, अराजकता, अशांति, नरसंहार का कारण बनेगी। ट्रंप के इस बयानों ने उनके प्रति उमड़ी सहानुभूति को कम किया है। कल तक जहां बाइडेन की उम्र को लेकर ट्रंप पर सवाल उठाते थे, अब 78 वर्षीय ट्रंप और 59 वर्षीय कमला की उम्र चर्चा का विषय है। अब देखना होगा कि अमेरिका में कौन भारी पड़ता है। ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सामाजिक समरसता एवं न्याय संगत विकास। तो वर्तमान में सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में 15% सीटें अनुसूचित जाति तथा 7.5% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और न्यायालय की इस निर्णय के बाद आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण का प्रावधान लागू किया जा सकेगा। आज भारत में कोई भी जातीय वर्ग समान रूप से पिछड़ा नहीं है, यानी एक ही जाति से संबंध रखने वाले कोई समूह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो कोई सशक्त है। सच यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के 95% लोग पिछड़े हैं, लेकिन क्रीमीलेयर का कोई प्रावधान न होने के कारण अत्यधिक पिछड़े समूह इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और आप देखते हैं कि भारत में आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। हालांकि आरक्षण नीति में क्रीमीलेयर का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर का मानदंड निर्धारित है। अनुसूचित जाति एससी और जनजाति एसटी के लिए ऐसा कोई मानदंड नहीं है। यदि एससी एसटी आरक्षण में इस अवधारणा को सही ढंग से लागू किया जाता है तो इसके माध्यम से इस समुदाय को जो अधिकार दिए गए उन्हें छुए बिना समुदाय के अंदर जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है उसे अलग किया जा सकेगा। और इसका सबसे प्रमुख लाभ यह होगा कि एससी एसटी आरक्षण से मिलने वाला लाभ समुदाय के उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जो अब तक इससे वंचित हैं। संविधान विचारों और आदर्शों का समन्वय है। यदि हमें अवसरों की समानता लानी है तो एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना होगा। समाज में आरक्षण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है और इसका लाभ जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा समाज के लिए उतना ही अच्छा होगा।
क्रीमी लेयर की अवधारणा। तो भारत में जाति आधारित भेदभाव का पुराना इतिहास रहा है और कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से समाज की हाशिए पर रहे हैं। आरक्षण का उद्देश्य इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करना जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचना के शिकार हैं। उल्लेखनीय है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा का सबसे पहला प्रयोग 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने मील का पत्थर साबित होने वाले अपने एक निर्णय में किया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में पिछड़े वर्ग में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से संपन्न लोगों को क्रीमी लेयर का नाम दिया। पिछड़े वर्ग के संपन्न लोग किसी भी अन्य संपन्न वर्ग के बराबर ही थे। ये संपन्न लोग इस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के सभी लाभ उठाकर वास्तव में पिछड़े लोगों तक इन्हें पहुंचने नहीं दे रहे थे। इंदिरा साहनी मामले में न्यायालय ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने पर सहमति जताई थी। साथ ही कहा था कि सभी पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर को इस परिधि से हटाया जा सकता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, क्रीमी लेयर का मतलब होता है, आप लोग दूध गर्म करते हैं ना, आपने देखा होगा ऊपर क्रीम आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि पिछड़ा वर्ग में जिन लोगों का आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिन लोगों की स्थिति सुधर चुकी है, उन्हें क्रीमी लेयर में डाल दीजिए। यानी कि अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें आरक्षण मिलेगा। और आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय कि वहां लिखने के लिए आता है, टिक करने के लिए आता है, क्या आप ओबीसी मतलब क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में। जैसे ही आप क्रीमी लेयर में टिक करते हैं, आपकी फीस जनरल कैटेगरी के बराबर हो जाती है, आपको आरक्षण नहीं मिलता है। और जब भी आरक्षण पर आप लोग कुछ लिख रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, तो बड़ा न्यूट्रल होकर बोला करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत फंसते हैं। और क्रीमी लेयर किसी समूह विशेष के उस हिस्से को कहते हैं जो अपने समूह के अन्य लोगों की अपेक्षा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। भारत में इसकी परिभाषा विस्तृत है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वर्तमान आरक्षण नीति में क्रीमी लेयर को परिभाषित करने वाली आय सीमा जैसा कोई मानदंड नहीं है, जबकि अन्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मामले में ऐसे क्रीमी लेयर वर्ग को आरक्षण से बाहर रखा गया। कुछ ही लोगों तक सीमित रहने वाले आरक्षण के लाभ को रोकने के लिए इस तरह की कसौटी की आवश्यकता होती है, परंतु चुनावी राजनीति के चलते ऐसी संभावनाओं पर चर्चा का प्रतिरोध किया जाता रहा है। कहने का मतलब यह है, आप देखते होंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी आप लोगों को ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है और उन्हें अब आरक्षण की जरूरत नहीं देखने को मिलेगी, और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल रही होगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था भी मिल रही होगी, हर सुविधा मिल रही होगी। और उसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हकीकत में आरक्षण की जरूरत है, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। यह बात देखने में आ रही है कि एक ही परिवार के कई सदस्य आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। आरक्षण की समीक्षा से उन वर्गों को पहचाना जा सकता है जो मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं और जिस वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति आरक्षण व्यवस्था से सुधर गई है, उसे आरक्षण की श्रेणी से निकाला जाना चाहिए। आरक्षण के जरिए समाज के सबसे पिछड़ों को लाभ मिलता रहा है। इसमें राजनीति करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बल्कि पिछड़ों और अगड़ों में समानता लाने, पिछड़ों का जीवन स्तर सुधारने के लिए इसकी समीक्षा हो। आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इसे समग्र दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। अब आप देखिए चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान। अब आप कहें कि चिराग पासवान को आरक्षण की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता है कि जरूरत है, क्योंकि वो इतने मजबूत हो चुके हैं। लेकिन पासवान जाति में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जिनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश और उसकी नीतियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उसने देश की सबसे पिछड़ी जाति वर्ग में से आज ऐसे क्रीमी लेयर का सृजन किया है, कर लिया, जो सामान्य वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो चुका है। इन लोगों ने अपने समुदाय को आम भारतीयों की श्रेणी में खड़ा होने योग्य बना दिया है। यह अपने आप में क्रांतिकारी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को आरक्षण की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद की जाए और विभिन्न समुदायों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण आवश्यक है। और रोहिणी आयोग के निष्कर्ष सीमित संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों उपजातियों के बीच आरक्षण लाभों को एकाग्रता को उजागर करते हैं और इस संतुलन को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप को रेखांकित करते हैं। सरकारों को आरक्षण नीति और प्रक्रिया की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अतः सरकार को चाहिए कि वह आरक्षण को 2 पीढ़ियों तक सीमित रखते हुए लिंग एवं आय के पिछड़ेपन के आधार पर दिव्यांगता को आरक्षण देने पर विचार करे। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था का प्रश्न है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले सभी आयामों के विश्लेषण की आवश्यकता है।
अभी सुप्रीम कोर्ट, हमारी सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया ना अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर, उसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आरक्षण पर नए सिरे से बहस की आवश्यकता। तो आरक्षण से जुड़े तमाम प्रश्नों पर एक स्वस्थ बहस जरूरी है। मसलन क्या आज यह नहीं देखा जाना चाहिए कि जो वर्ग आरक्षण के दायरे में है वे उससे उचित रूप से लाभान्वित हो सके या नहीं। यह भी देखने जाने की जरूरत है कि केवल पात्र लोगों को ही आरक्षण कैसे मिले। और इस प्रश्न का उत्तर भी तलाशा जाना चाहिए, क्या नौकरियों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक विभेद को बढ़ावा दे रहा है? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के क्रीमिलियर तबके को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए? एक और विवाद का पक्ष भी उभरा है कि क्या सामान्य वर्ग और ओबीसी तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था में आर्थिक सीमा के संदर्भ में एक ही पैमाने को आधार बनाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो आरक्षण का वर्ग अलग अलग होने का औचित्य क्या है? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के ही अभिजात वर्ग ने इसके लाभों पर एकाधिकार जमा लिया है? अब इस सवाल पर भी सरकार व संसद को सोचना होगा। क्या आरक्षण का लाभ एक बार मिलना चाहिए या पीढ़ी दर पीढ़ी? आरक्षण के बल पर जो उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, विधानसभाओं और संसद की सदनों तक में आ गए, क्या उनके बच्चे भी आरक्षण के हकदार होने चाहिए? मुद्दा यह भी है कि इतने बड़े आरक्षित वर्ग के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त नौकरियां मौजूद हैं? यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि आरक्षण वंचित शोषितों एवं सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान का जरिया है, न कि सरकारी नौकरियों देने का माध्यम। दुर्भाग्य से अब उससे सरकारी नौकरियां हासिल करने का उपाय मान लिया गया है। और आगे क्या कह सकते हैं आप लोग? सरकारों को आरक्षण नीति संबंधित प्रक्रिया की सामरिक समीक्षा करनी चाहिए, और ताकि यह तय हो सके कि उस नीति का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी जरूरत है। और आप देखते हैं कि यह बात सही है कि आरक्षण राष्ट्रीय नीति एवं संवैधानिक वचनबद्धता है, लेकिन इसके व्यवहारिक अमल का दायरा क्या हो, यह सार्वजनिक विचार विमर्श से तय होना चाहिए। आखिर जब अन्य संवैधानिक प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा हो सकती है, जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन हो सकता है, तो फिर आरक्षण के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण एक नीति के रूप में तभी सफल होगा जब इसकी समीक्षा होती रहे। और वंचितों व समाज के पिछड़े पायदान पर रहने वालों को तो आरक्षण की सख्त जरूरत है, लेकिन जो उसके वास्तविक हकदार हैं केवल उन्हीं लोगों को उसका आरक्षण मिले। और वस्तुतः आरक्षण प्रणाली सदियों से उपेक्षित निचली जातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्रारंभ की गई है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में, जबकि आजादी के 75 साल पश्चात समानता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था, 21वीं सदी में यह सवाल तो पैदा होता है कि क्या सुशासन के अन्य तरीकों से इस पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता है? क्या आरक्षण देना ही अंतिम विकल्प है? क्या इससे समाज में स्वतंत्र स्पर्धा प्रतिकूल असर नहीं पड़ रहा है? दरअसल आप देखिए, व्यक्ति की मांग है कि उन कारणों की पड़ताल की जाए जिससे कोई समाज प्रगति की दौड़ में पीछे छूट जाता है, खासकर ऐसे समय में जब सरकारी नौकरियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। ये इनके अपने विचार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। नारी सशक्तिकरण के सहारे चुनाव की रणनीति, ये आप देखिए झारखंड की बात हो रही है, राजनीति की बातें हो रही हैं। और आधी आबादी महिलाओं की है, तो आप देखते हैं कि महिलाओं को किनारे रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। वोट तो चाहिए, और इसीलिए तो कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी महिलाओं की भी आदी होनी चाहिए। क्योंकि अगर राजनीति में महिलाओं, हर क्षेत्र में होना चाहिए वैसे तो, लेकिन राजनीति में महिलाओं की अगर भागीदारी होती है तो महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, महिलाएं बेहतर समझ सकती हैं। कट्टरपंथी ताकतों की मंशा, ये आप देखिए बांग्लादेश के संदर्भ में लिखा जा रहा है, और इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम की डिमांड उसी लेवल का लिखा जाता है। नशे की लत और बेकाबू वाहन, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें देखिए अधिकतर आप लोगों को नशे की हालत में भी देखने को मिलते हैं। शराब पीना देश में प्रतिबंधित नहीं, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। हालांकि इस कानून का उल्लंघन आम रहा है और आए दिन कोई ना कोई मामला ऐसा आता है और जिसमें शराब के नशे में गाड़ी चलाने से या तो खुद चालक हादसे का शिकार हो जाता है या फिर आम जनता को क्षति पहुंचाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। इनमें 95% 18 से 49 वर्ष की आयु के हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं, जिनमें से 75% की वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना। इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते कुछ महीने में शराब पीकर गाड़ी चलाने के अनेक मामले सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर रईस घरों के बच्चे शामिल थे, अधिकतर नाबालिग थे। उन
सभी ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाई और लोगों को कुचल डाला। मई माह में पुणे में पोर्शे कार दुर्घटना मामला सामने आया, जिसमें आरोपों के मुताबिक ये आप देखेंगे कि नाबालिग ने गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया, मगर शुरुआत में उसे सजा के नाम पर सिर्फ निबंध लिखने को कहा गया और उसके कुछ दिन बाद महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में टक्कर मारकर भाग जाने की घटना सामने आई। आरोप है कि एक इंजीनियर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ पहले जन्मदिन के जलसे में शराब पी और फिर मौज मस्ती के दौरान कार चलाते हुए नियंत्रण खो दिया और जिससे कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई। इसमें 2 की मौत हो गई। मुंबई में ही एक राजनेता के बेटा पर आरोप लगा कि एक महिला को अपनी BMW कार से कुचल दिया और दोपहिया वाहन पर सवार उस महिला को 1.5 किलोमीटर तक अपनी कार से घसीटता हुआ ले गया। बाद में अपने साथी के सहयोग से उसे गाड़ी से उतार कर सड़क पर फेंक दिया और फिर से उसी गाड़ी से कुचलते हुए भाग गया और 7 घंटे बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ा, मगर न्याय के रूप में शराब खाने पर बुलडोजर चला और पिता को पार्टी ने पद से हटा दिया। सोचने की बात है कि कुछ लोगों को मनमर्जी आम लोगों पर भारी क्यों पड़ रही है। क्या किसी राहगीर की जान इतनी सस्ती है और आम लोगों की जान को बड़ा सस्ता समझा जाता है। इन नेताओं के अगर आप देखिए जो कुचल दिए जा रहे हैं, इनके बेटे कुचले गए होते, इनका परिवार का मेंबर कुचला गया होता, तब समझ में आती है। भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ बहुत सख्त कानून है, लेकिन अमीर और रसूखदार लोगों में इसकी परवाह प्रया नहीं देखी जाती। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नशे में पहली बार गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की तक की कैद हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 से 20,000 रुपये तक के जुर्माने और 2 साल तक की कैद हो सकती है। अगर किसी को गंभीर चोट लगती है तो जुर्माना 25,000 से 50,000 रुपये तक और 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं शराब के नशे में कुचलने से हुई मौत की स्थिति में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की जुर्माना, 10 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन इन सब नियमों के बावजूद नशेड़ी अपनी जान को तो जोखिम में डालती हैं, सड़कों पर चलने वालों के लिए कब एक काल बन जाए पता नहीं। और आप देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में शराब की अहम भूमिका है और राज्यों की कमाई में राज्य GST और पेट के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा हिस्सा आबकारी का ही है। और इसलिए आप देखते हैं कि कोरोना महामारी में सब दुकानें ठप हो चुकी थी। सबसे पहले अगर कुछ खुला था तो वो शराब की दुकानें। जाहिर है कि कोई भी सरकार कमाई के सबसे बड़े स्रोत को बंद नहीं करना चाहती है, मगर कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे वहां सड़क हादसों में गिरावट देखी जा रही है। वे राज्य विकास की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध है। 1960 में बम्बई से अलग होकर जब गुजरात बना तो तब से वहां शराबबंदी लागू है। देखा जाए तो शराबबंदी से इस राज्य की आमदनी विकास कार्यों में कोई खास कमी नहीं आई। शराब पीने के लिए कुछ राज्यों में उम्र की सीमा रखी गई, जैसे गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में वैधानिक उम्र 18 है। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में 18 से 25 उम्र तय की गई है। महाराष्ट्र में आप देखिए कानूनी उम्र 25 वर्ष है। हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के मामले में महाराष्ट्र से आए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पीने और पिलाने वालों के नियम कानूनों को किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं। दुनिया में भारत का शराब बाजार सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अभी यह आप देखिए 52.5 अरब डॉलर का है। भारत का शराब बाजार सालाना 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में देश में शराब का उत्पादन 25% बढ़ा है। इसका महत्वपूर्ण कारण है शहरीकरण और लोगों की आय में बढ़ोतरी। आज हमें भी शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कमी लाने के लिए दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। ब्रिटेन में शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए अगर कोई किसी को मार डालता है तो उसे 14 साल की जेल की सजा, 80 में जुर्माना भुगतना पड़ता है। 2 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी रहना पड़ सकता है। वहां जुर्माने की रकम 2.41 लाख रुपए है, जिसे भरने के वजह से नशा करने वालों का नशा उतर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए तकनीकी उपाय किए गए हैं। इसके लिए वहां एगिनेशन इंटरलॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी में बैठता है तो इस प्रणाली की वजह से कार चालू ही नहीं होती है। जिस तरह भारत में ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल पुलिस जांच के लिए करती, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चालू करने पर आपको ब्रेथ सैंपल देना पड़ता है। इससे गाड़ी चलाने वालों में शराब की मात्रा का पता लगाया जाता है। इस इंटरलॉक सिस्टम में एक कैमरा भी होता है जो नमूना देने वाले चालक की तस्वीर लेता है। शराब एक ऐसा पदार्थ है जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम करता है और इसके कारण सोचने समझने, तर्क करने और मांसपेशियों के समन्वय में कमी आती है। वाहन चलाने के लिए इन सभी कौशलों की बहुत जरूरत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक अगर रक्त में मदिरा की थोड़ी सी मात्रा भी है तो इसे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। अगर मात्रा ज्यादा है तो गंभीर सड़क दुर्घटना हो सकती है। नशा करके गाड़ी चलाना कहीं ना कहीं हमारी गैर जिम्मेदाराना सोच का ही हिस्सा है। इसलिए हमें
ही सोचना समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। नशे में गाड़ी चलाने के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शराब की दुकानों को आपने देखा होगा, मैं देख रहा था एक दिन, उसके ऊपर लिखा है कि मदिरा किसके लिए, शरीर के लिए हानिकारक है, जीवन के लिए हानिकारक है। और नीचे आप देखेंगे तो क्या, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। नीचे क्या लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। तो समझ सकते हैं कि हम लोग कितने जागरूक हैं। तो ये कहानी हुई आपके संपादकीय पाठ की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए, मेहनत करिए। ठीक, धन्यवाद।